हेलो एवरीवन, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आए हैं उस फिल्म का नाम है टेनेट। और इस फिल्म के बारे में आप सभी को पता तो जरूर ही होगा क्योंकि यह एक ऐसी फिल्म है जो रिलीज होने के साथ ही बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। और चर्चा में होने का मुख्य कारण है इसका स्टोरी प्लॉट कि बहुत सारे दर्शकों ने, बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को देखने के बाद ये बताया है कि उन्हें स्टोरी समझ ही नहीं आई या फिर इसमें कई ऐसे दृश्य हैं जो उन्हें समझ में नहीं आया। और मैंने भी जब इस फिल्म को देखा तो बिलीव कीजिए इस फिल्म को मुझे स्लो मोशन में देखना पड़ा और कई बार इस फिल्म को रिपीट में भी देखना पड़ा ताकि मैं चीजों को अच्छी तरह से समझ पाऊं और आपको एक्सप्लेन कर सकूं। क्योंकि एज अ मूवी एक्सप्लेनर अगर मैं खुद फिल्म को ना समझ पाऊं तो मैं आपको समझा नहीं सकता। तो आइए इजीएस्ट वे में इस फिल्म को समझने की पूरी कोशिश करते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखने के बाद यह फिल्म आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत एक ओपेरा हाउस से होती है जहां एक म्यूजिक शो चल रहा होता है। तभी अचानक वहां कुछ लोग मास्क पहनकर आते हैं और लोगों को बंदी बना लेते हैं। पर एक्चुअली उनका मकसद लोगों को बंदी बनाना नहीं होता बल्कि एक ऑब्जेक्ट को वहां से चुराना होता है। पर ये ऑब्जेक्ट क्या है और कौन है ये लोग, इसे हम वीडियो में आगे जानेंगे। अब फिल्म में एंट्री होती है प्रोटोजोनिस्ट की, जिसका किरदार जॉन डेविड वॉशिंगटन ने निभाया है। इस फिल्म में जॉन के किरदार का कोई भी नाम नहीं है, उसे पूरे फिल्म में प्रोटोजोनिस्ट ही बुलाया गया है। तो इसका मतलब किरदार का नाम भी प्रोटोजोनिस्ट ही होगा। पर हम इस फिल्म को और इजी वे में समझने के लिए इसे प्रोटोजोनिस्ट ना बुलाकर जॉन कहकर पुकारेंगे। तो एक्चुअली जॉन एक CIA एजेंट है और नकली स्वैट टीम मेंबर बनकर उस ऑब्जेक्ट को हासिल करना चाहता है और वो भी बाकी लोगों के साथ ओपेरा हाउस के अंदर चला जाता है। स्वैट टीम वहाँ के वेंटिलेशन में एक दूसरी गैस मिला देते हैं जिससे सारे लोग गहरी नींद में चले जाते हैं और दोनों टीम एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। तभी एक अनजान आदमी जॉन की जान बचाता है पर जॉन उसका चेहरा नहीं देख पाता। जॉन मिशन में फेल हो जाता है और उस ऑब्जेक्ट को चोरी होने से नहीं रोक पाता और वहाँ की रशियन आर्मी उसे कैद कर लेती है और बुरी तरह से टॉर्चर भी करती है। उसके सभी साथियों को मार दिया जाता है। जॉन को अपना मुंह खोलने के लिए शाम 7 बजे तक का समय दिया जाता है, इसके बाद उसे मार दिया जाएगा। क्योंकि जॉन एक CIA एजेंट था और उसके पास हमेशा एक साइनाइड की गोली रहती थी जिससे उनके पकड़े जाने पर वो खाकर सुसाइड कर ले, जिससे उनकी खुफिया जानकारी दुश्मनों के हाथ ना पहुंच पाए। जॉन भी बड़ी मुश्किल से उस पिल को खा लेता है मगर अगले ही सीन में पता चलता है कि जॉन मरा नहीं था क्योंकि वो एक नकली पिल था। जॉन से यह आदमी हॉस्पिटल में मिलता है। वो जॉन को बताता है कि यह सब एक टेस्ट था। यहाँ यह व्यक्ति जॉन को एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए कहता है जिसका नाम है टेनेट और अगर जॉन ने मना किया तो वो मारा जाएगा। यानी जॉन के पास उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा। जॉन वहाँ से एक दूसरे शहर जाता है, वो शायद टेनेट का ही एक खुफिया अड्डा है। यहाँ जॉन एक साइंटिस्ट से मिलता है। साइंटिस्ट उसे एक कमरे में ले जाती है और दीवार के सामने खड़ा करके उसे एक गन देती है और गोली चलाने को बोलती है। लेकिन उसके गोली चलाने के बाद भी मैगजीन भरा का भरा रहता है और वो जब दोबारा से गोली चलाता है तो गोली बाहर न जाकर वापस गन के अंदर आ जाती है। इतना ही नहीं, वो साइंटिस्ट उसे 2 गोलियां भी दिखाती है जिसमें एक गोली समय के साथ आगे चलता है और दूसरी गोली समय के साथ पीछे। और ऐसा इन्वर्जन की वजह से मुमकिन है और इसकी एंट्रोपी इसे समय से पीछे ले जाती है। साइंटिस्ट जॉन को बताती है कि कोई तो ऐसा है जो फ्यूचर में ऐसे हथियार बना रहा है जो भविष्य की तकनीक का उपयोग करके एंट्रोपी को उल्टा करना सीख गया है। आमतौर पर जिसका अर्थ है समय के साथ साथ वस्तुओं और लोगों को पास्ट में वापस भेजा जा सकता था या फिर भविष्य में लेके भी आया जा सकता था। साइंटिस्ट जॉन को और भी कई तरह के हथियारों के टुकड़े दिखाती है और बताती है कि ऐसे हथियार न्यूक्लियर बॉम्ब से भी खतरनाक है क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमारे भविष्य के प्रजातियों और जीवों पर असर करता है मगर ऐसे इन्वर्टेड हथियार हमारे भूतकाल को ही नष्ट कर सकता है। क्योंकि अगर आपके पूर्वजों को मार डाला जाए तो आपका वजूद भी पल भर में मिट जाएगा। उन गोलियों के इस्तेमाल में किए गए मेटल की क्वालिटी के आधार पर जॉन के सामने संजय सिंह नाम के एक आर्म डीलर का नाम आता है जो मुंबई में रहता है। जॉन जब मुंबई जाता है तो उसकी मुलाकात वहाँ नील से होती है जो जॉन को संजय सिंह तक पहुँचने में मदद करता है। पर यहाँ नील जॉन की मदद क्यों कर रहा है इसे हम वीडियो के बिल्कुल अंत में जानेंगे। इधर पूछताछ में जॉन और नील को पता चलता है कि असल में संजय की वाइफ
प्रिया सिंह आर्म डीलर है। प्रिया सिंह जॉन को एक रशियन आर्म डीलर सैटोर का नाम बताती है जो प्लूटोनियम बेचकर अमीर बना है और शायद उसके पास कुछ ऐसे लोगों के कनेक्शन है जो भविष्य से आए हैं। यानी सैटोर ही वो इंसान था जो ऐसे इन्वर्टेड आर्म्स बनाकर पूरी दुनिया में फैला रहा था। यानी अब जॉन को सैटोर के करीब जाकर ही सारी बातों का पता चल सकता था। इसके बाद जॉन माइकल क्रॉसबी नाम के इंसान से मिलता है जहां जॉन को सैटोर के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। जॉन को पता चलता है कि सैटोर ने सोवियत रूस के कई जगह प्लूटोनियम प्रोडक्शन प्लांट बना रखे हैं जिसमें उसकी मदद ब्रिटेन की MI6 भी करता है। यहाँ जॉन को सैटोर की बेबी कैथरीन के बारे में भी पता चलता है कि अब सैटोर और उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं क्योंकि कैथरीन सिंपली नाम की एक कंपनी में काम करती है जो कीमती पेंटिंग्स बेचा करते हैं। एक बार कैथरीन ने सैटोर को 9 मिलियन की नकली पेंटिंग बेची थी, पर यह बात सैटोर को पहले से ही पता थी, इसलिए उसके बाद से सैटोर और कैथरीन के रिश्ते अच्छे नहीं है। जॉन पेंटिंग के बहाने कैथरीन से मिलने जाता है। कैथरीन बताती है कि सैटोर को पेंटिंग के नकली होने की खबर थी, इसलिए वो मुझे कंट्रोल करता है और उसने पुलिस और जेल के नाम से डराकर कैथरीन को अपने साथ रखा हुआ है। इतना ही नहीं, अगर कैथरीन ने कुछ भी गलत कदम उठाया तो सैटोर उसे उसके बेटे से भी दूर कर देगा। कैथरीन जॉन को बताती है कि अब वो सैटोर के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि उसने एक बार सैटोर की यार्ड से एक लड़की को पानी में कूदते देखा था, तो उसे पूरा यकीन है कि सैटोर का अब किसी और लड़की के साथ अफेयर है। जॉन कैथरीन से वादा करता है कि वो उस पेंटिंग को ही चुरा लेगा जिसके दम पर सैटोर कैथरीन को ब्लैकमेल कर रहा है, पर यह सब इतना आसान नहीं था। पेंटिंग ओस्लो नाम के एयरपोर्ट के एक सीक्रेट वार्ड में था जो सैटोर की निगरानी में था और वहाँ की सिक्योरिटी भी काफी टाइट थी, इसलिए वो लोग यानी कि जॉन और नील एयरप्लेन को बिल्डिंग से क्रैश कराने का प्लान बनाते हैं जिससे सिक्योरिटी वालों का ध्यान थोड़ी देर के लिए पेंटिंग से हट जाए, और ऐसा होता भी है। अब उनके पास 10 सेकेंड ही होते हैं उस पेंटिंग को चुराने के लिए क्योंकि उसके बाद वहाँ जहरीला गैस का रिसाव शुरू हो जाता। जॉन और नील जैसे पेंटिंग चुराने के लिए भागते हैं, दो मास्क पहने लोग उन पर हमला कर देते हैं जिससे कि वो लोग पेंटिंग नहीं चुरा पाते। जॉन इसमें से एक मुखौटे वाले को मारने ही जा रहा होता है कि नील बीच में आकर उसे मारने से मना कर देता है और पूछताछ करने को बोलता है, पर मुखौटे वाले लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पर सवाल ये था कि ये लोग आखिर थे कौन। जॉन वापस से प्रिया से मिलने जाता है और इन दोनों मुखौटे वालों के बारे में बताता है। तब प्रिया जॉन को बताती है कि उनमें से सिर्फ एक इन्वर्टेड था और एक नॉर्मल था। उन दोनों ने ही एक ही टाइम पर अटैक किया था। चूंकि वो दोनों इन्वर्टेड थे, इसी वजह से यह हमारी तरह ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते थे, बल्कि ये प्रोसेस उल्टा था और हमारी बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए थे। वो आगे बताती है कि सैटर्न ने वहाँ एक वॉल्ट बना रखी है जिसमें दरअसल इन्वर्सन करने की मशीन है जो वो जरूर फ्यूचर से लेकर आया होगा। इधर जॉन वापस से कैथरीन को बताता है कि ओस्लो हादसे में पेंटिंग नष्ट हो गई है, अब सैटोर कैथरीन पर कोई केस नहीं कर सकता। इधर कैथरीन जॉन के मुलाकात सैटोर से करवाती है। सैटोर को लगता है कि कैथरीन और जॉन के बीच अफेयर है, इसलिए सैटोर जॉन को कैथरीन से दूर रहने बोलता है, पर जॉन बोलता है कि सैटोर को जिस प्लूटोनियम की जरूरत है वो जॉन ला सकता है, पर बदले में उसे कैथरीन को आजाद करना होगा। इधर दूसरे दिन सैटोर कैथरीन को उसी पेंटिंग को दिखाकर बोलता है कि उसे भविष्य का पता था कि क्या होने वाला है, यानी कि वो पेंटिंग बर्बाद नहीं हुई थी। इधर जॉन और नील प्लूटोनियम चुराने निकलते हैं। यह दोनों किसी तरह वो प्लूटोनियम वाला बैग चुरा भी लेते हैं, पर जैसे वो लोग उस बैग को खोलते हैं उसमें वैसा ही एक और ऑब्जेक्ट होता है जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। तभी एक उल्टी चल रही कार में सैटोर आता है जहां उसने कैथरीन को गन पॉइंट पे रखा हुआ होता है। वो जॉन से कैथरीन की जान के बदले वो बॉक्स ले लेता है और कैथरीन को कार में बांधकर कार से निकल जाता है। इधर कैथरीन को बचाने के चक्कर में जॉन और कैथरीन दोनों ही सैटोर के लोगों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। सैटोर कैथरीन पर एक इन्वर्टेड गोली चलाकर कैथरीन को घायल कर देता है। तभी नील और कुछ आर्मी वाले आ जाते हैं। जॉन नील पर गुस्सा करने लगता है कि सैटोर को कैसे सब कुछ पता था, जरूर नील ने ही सैटोर को सब बताया होगा। नील जॉन को बताता है कि किसी ने कुछ नहीं बताया, ये सब टाइम ट्रेवल और इन्वर्जन का नतीजा है। यहाँ नील बताता है कि उस कार चेस के दौरान आखिर हुआ क्या था, तो आप भी इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। दरअसल वो ऑब्जेक्ट चुराते वक्त सैटोर और उसकी टीम एक टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट करती है जिसमें सैटोर की एक टीम
टीम समय में पीछे गई थी और एक टीम समय में आगे जाकर सब कुछ देख चुकी थी कि आखिर क्या होने वाला है। इसको हम आपको ऐसे समझाते हैं कि मान लीजिए आप 2020 में रहते हैं, तो आप 2019 में जाकर 2019 के आपको यह बताते हैं कि 2020 में आगे क्या क्या होने वाला है, और इसी जानकारी के आधार पर 2019 वाले आप टाइम ट्रेवल करके 2020 में आते हैं आपके साथ होने वाली पूरी जानकारी के साथ कि अभी आपके साथ क्या होगा। और यह सब सैटर्न ने इसी मशीन की मदद से किया था, जिसे शायद उसके फ्यूचर के लोगों ने ही दी थी। यानी कि सैटर्न को क्या होने वाला है और क्या हो चुका है, इन सभी बातों की पहले से जानकारी थी। इधर कैथरीन को इन्वर्टेड गोली लगने से उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। वैसे इन्वर्टेड गोली से क्या खतरा था यह भी आपको बता देते हैं। वो गोली चूंकि इस समय दुनिया में था, तो इससे कैथरीन को रेडिएशन पॉइजनिंग का खतरा था। साथ ही नियमित रूप से बुलेट उसे नुकसान भी पहुंचा रही थी। अब कैथरीन के पास बस 3 घंटे ही बचे थे। जॉन कैथरीन को बचाने के लिए टाइम में वापस जाने की बात करता है, ताकि वक्त में पीछे जाने पर कैथरीन को लगी गोली का असर कम हो जाए। पर वो बिना किसी मदद के टाइम में पीछे नहीं जा सकता है, और अगर वो टाइम में पीछे चला भी जाए तो वापस कैसे आएगा। इस पर आर्मी वाले बताते हैं कि उन्हें टाइम में पीछे जाने वाली एक मशीन हाथ लगी है जो ओस्लो में है। उन्हें वहां जाना होगा और वहां टाइम मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन के इस्तेमाल से पहले कुछ रूल्स थे, जैसे कि पीछे जाने पर आपको ऑक्सीजन लेना नहीं छोड़ना पड़ेगा, इसलिए आपको ऑक्सीजन पंप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पीछे जाने पर आपके फेफड़े उल्टे चलेंगे। इसके साथ ही कुछ भी हो आपको अपने हमशक्ल से इंटरेक्ट नहीं करना है, वरना इसका असर खतरनाक हो सकता है। वैसे आपको ऑक्सीजन वाली थ्योरी और क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट में हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर जब हम अपने आप को समय में पीछे लेके जाते हैं, यानी कि अपने आप को इन्वर्ट करते हैं, तो उस केस में हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पर चूंकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसके लिए हमें एक एक्सटर्नल ऑक्सीजन पंप की जरूरत पड़ेगी, वरना हम वहाँ मारे जा सकते हैं। जॉन और नील कैथरीन को लेकर ओस्लो जाते हैं और टाइम में पीछे जाते हैं, और हमें वही सीन फिर से दिखाया जाता है जब जॉन और नील पहली बार ओस्लो से पेंटिंग चुराने गए थे। दरअसल उस वक्त जो 2 लोगों ने जॉन और नील पर हमला किया था वो जॉन का ही फ्यूचर से आया वर्जन था, और इसी फाइट में नील ने यह देख लिया था कि वो जॉन है, इसलिए उस वक्त नील जॉन को उस व्यक्ति को मारने मना करता है, क्योंकि वो खुद जॉन का ही इन्वर्टेड रूप था। वक्त से पीछे जाकर आगे आने के बाद कैथरीन पर रेडिएशन पॉइजनिंग का असर कम होने लगता है और वो ठीक होने लगती है। पर जॉन नील से यह समझना चाहता है कि आखिर फ्यूचर से कोई पास्ट को मिटाने की कोशिश क्यों करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर तो उनका भी वजूद खत्म हो जाएगा। इस पर नील जॉन को बताता है कि वो ऑब्जेक्ट जिसको उन लोगों ने चोरी करने की कोशिश की थी वो एक एल्गोरिदम का हिस्सा है। ऐसे 8 एल्गोरिदम ऑब्जेक्ट और भी है जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज वाले साइट में गड़े हुए हैं। ये एल्गोरिदम एक बार स्टार्ट हो जाए तो पूरी दुनिया बदल सकता है, यानी कि दुनिया के एटम को इफेक्ट कर सकता है। नील आगे बताता है कि ऐसा संभव है कि फ्यूचर में पृथ्वी इतनी खराब हो चुकी हो या वहाँ कुछ ऐसा हुआ हो कि अब फ्यूचर के लोग पास्ट को ही मिटा देना चाहते हैं। यह ठीक ऐसा ही है जैसे इंसान बीते समय में वापस जाकर अपने ही ग्रैंडफादर को मार डाले। ऐसा करते ही उसके पिता भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे और ना ही वो इंसान, और इसलिए शायद फ्यूचर के लोग वक्त को पीछे करना चाहते हैं। वो शायद हमसे किसी बात का बदला ले रहे हैं या किसी बड़ी अनहोनी जो भविष्य में ऑलरेडी हो चुकी है उसको ठीक करना चाहते हैं बिना अंजाम की परवाह किए, क्योंकि ऑलरेडी फ्यूचर तो भविष्य में खराब हो ही चुका होगा। इधर जॉन एक बार फिर से प्रिया सिंह से मिलता है और बताता है कि सैटोर के हाथ 9 के 9 ऑब्जेक्ट लग चुके हैं। यहाँ प्रिया जॉन को बताती है कि आखिर क्यों फ्यूचर के लोग सैटोर के साथ काम कर रहे हैं। दरअसल भविष्य में पृथ्वी का क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो चुका है और सब चीजें बर्बाद हो चुकी है, और फ्यूचर के लोग इसका एकमात्र कारण पास्ट के लोगों को समझ रही है। इसलिए अगर पास्ट में पृथ्वी की ऊर्जा को बदल दिया जाए तो फ्यूचर में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और हो सकता है कि तब वहाँ सब चीजें ठीक हो जाए। उनके खुद के अस्तित्व को बचाने का बस यही एक आखिरी रास्ता है जो उन्हें नजर आ रहा है, इसलिए वो अपने पूर्वजों के अस्तित्व को मिटाने के लिए अपने अस्तित्व को भी खतरे में डालने के लिए मजबूर हैं। इसे ही ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। इस पर जॉन पूछता है कि आखिर सैटोर को ही क्यों चुना गया। इस पर प्रिया सिंह बताती है कि फ्यूचर में एक लेडी साइंटिस्ट ने इस तकनीक की खोज की थी ताकि अगर जरूरत पड़े तो दुनिया को वक्त में पीछे ले जाकर बिगड़ी चीजों को ठीक किया जा सके। पर साइंटिस्ट को भी समझ में आ गया था कि उसने कुछ खतरनाक बना दिया है, इसलिए वो इस ऑब्जेक्ट को 9 भागों में बांटकर पास्ट में अलग अलग जगह छुपा देती है और खुद आत्महत्या कर लेती है।
इसलिए भविष्य के लोगों ने एक मिस्ट्री बॉक्स पास्ट में भेजा था जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट, सोने के कुछ बार्स और ऑब्जेक्ट का एक टुकड़ा था जो सैटोर को सोवियत रूस में यूरेनियम की खुदाई के वक्त मिला था और उसके बाद पावरफुल बनने की चाह ने सैटोर से सब करवाया। इधर जॉन जब वापस आता है तो उसे कैथरीन बताती है कि दरअसल सैटोर को कैंसर है और वो बहुत जल्द मरने वाला है, इसलिए सैटोर नहीं चाहता कि उसके मरने के बाद यह दुनिया वजूद में रहे, इसलिए वो इस एल्गोरिदम को उस वक्त स्टार्ट करेगा जब वो सबसे ज्यादा खुश था, यानी कि वियतनाम में यार्ड पर, जब कैथरीन और सैटोर एक दूसरे से प्यार करते थे और सब कुछ ठीक था। यानी सैटोर वक्त में पीछे जाएगा और खुद को मारेगा। अब नील और बाकी मिलिट्री के लोग सैटोर के यूरेनियम यार्ड में उन एल्गोरिदम को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वहीं कैथरीन वक्त में पीछे जाती है ताकि सैटोर को ज्यादा से ज्यादा वक्त तक उलझा सके, ताकि बाकी टीम को एल्गोरिदम को खोजने में ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। यहाँ जॉन कैथरीन को एक डिवाइस देता है ताकि वो लोग दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे और इधर दूसरी तरफ नील और जॉन दो टीम बनाकर उसी टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट का यूज करते हुए एक टीम समय में 10 मिनट आगे जाती है और एक टीम समय में 10 मिनट पीछे जाती है, जहां नील वक्त में पीछे जाता है और जॉन वक्त में आगे। यहाँ सैटोर के लोगों और मिलिट्री के लोगों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। इधर जॉन की टीम एक टनल के जरिए एल्गोरिदम तक पहुँचने की कोशिश करता है जहाँ का दरवाजा लॉक होता है। तभी जॉन की नजर वहाँ पड़ी एक लाश पर जाती है जिसके बैग में वैसा ही रेड टैग होता है जैसा कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है, जिसने पहली बार जॉन को बचाया था। और वहीं सैटोर का एक आदमी एल्गोरिदम को सेट कर रहा होता है। वो आदमी जॉन पर गोली चलाता है पर तभी वो मरा हुआ आदमी खड़ा हो जाता है और वो गोली उससे निकलकर वापस से सैटोर के आदमी के बंदूक में चली जाती है। यानी अब यह सब रिवर्स में हो रहा होता है। लाल बैग वाला आदमी जॉन के लिए वो लॉक डोर भी खोल देता है। इधर कैथरीन भी सैटोर के एल्गोरिथम सेट करने से पहले ही मार डालती है और उस यार्ड से कूद जाती है और यही वो पल होता है जो पास्ट की कैथरीन देख लेती है और उसको लगता है कि सैटोर का किसी और लड़की से अफेयर है, जिस कारण वो सैटोर से दूर हो जाती है। क्योंकि यार्ड और उस बोट में अच्छी खासी दूरी होने के कारण कैथरीन खुद को ही नहीं पहचान पाती। इधर जॉन टनल में एल्गोरिथम को एक्टिवेट होने से पहले ही उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल लेता है और इधर वो लोग टनल से बाहर आ जाते हैं। अब जॉन और नील का मिशन खत्म हो चुका था तो वो दोनों ही अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। तभी जॉन की नजर नील के बैग पर पड़ती है जो वही रेड टैग वाला बैग होता है। यानी कि नील ही वो इंसान था जो हर जगह जॉन की मदद कर रहा था। यानी कि वो डेड बॉडी नील की ही थी जो जॉन ने देखी थी। नील जॉन को बताता है कि चूंकि नील समय में पीछे था तो वो देख चुका था कि सैटोर के लोगों ने क्या क्या ट्रैप बिछाए थे, इसलिए वो जॉन की टीम से खुद को आगे ले जाकर जॉन को बचाने के लिए सारा दाव खेलता है और इसी दौरान वो टनल में मारा जाएगा। यहाँ जॉन नील से पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे थे। नील जॉन को बताता है कि एक्चुअली वो और जॉन फ्यूचर में बहुत अच्छे दोस्त हैं और फ्यूचर के ही जॉन ने नील को हायर किया था उसकी मदद के लिए। इतना ही नहीं, जॉन ही वो शख्स है जो आगे जाकर फ्यूचर में टेनेट ऑर्गेनाइजेशन को बनाएगा, इसलिए नील फ्यूचर से आया था पास्ट के जॉन की मदद के लिए, पर अब उसे पीछे की ओर जाना होगा तभी ये पिंसर मूवमेंट कंप्लीट होगा। जॉन उसे रोकता है क्योंकि उसने ऑलरेडी नील की डेड बॉडी टनल में देखी थी, पर नील बोलता है कि जो होना है वो तो होगा ही। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर अगले सीन में प्रिया सिंह को दिखाया जाता है जो कैटरीन को मारने का प्लान लेकर उसके बच्चे के स्कूल के सामने खड़ी है। तभी हमें कार के पिछले सीट पर जॉन को दिखाया जाता है जो यहाँ प्रिया को मारने आया है। वो प्रिया को बताता है कि उसे खुद के बारे में पता चल चुका है कि उसने ही टेनेट का निर्माण किया था और उसने ही नील को भी हायर किया था। जॉन ने ही खुद को फ्यूचर में इन्वर्ट किया, पूरे मिशन को रेडी किया और सारी जानकारी नील को दी जिससे कि इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके ताकि धरती बची रहे। यहाँ तक कि अभी के जॉन को भी फ्यूचर के जॉन ने ही टेनेट में नियुक्त किया था और सबसे बड़ी बात थी कि वो खुद को इन्वर्ट करके ही इस वक्त यहाँ प्रिया सिंह के साथ बैठा हुआ है। यह सब कुछ फ्यूचर में ही प्लान हो चुका था। इतना कहकर वो प्रिया सिंह को मार देता है क्योंकि अब वो टेनेट के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। तो उम्मीद है आपको मेरा यह माइंड बेंडिंग टाइप मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वैसे अगर इस फिल्म से जुड़े अभी भी कुछ सवाल आपके मन में हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मुझे इस वीडियो को लाने में इतना वक्त क्यों लगा। मैंने इस मूवी को आपको बहुत इजी वे में रखकर समझाने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो यार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। वैसे चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे सवाल और उनके जवाब जो शायद अभी भी आपके मन में चल रहे हो।